आदिवासियों के आंसू को पोंछने का काम करेंगे वो कहते हैं। लेकिन देखिए, अब वो 100 करोड़ का शीश महल अपने लिए उन्होंने स्वीकृति दिला दी कैबिनेट से। मुख्यमंत्री का आवास राज्य का आवास होता है। तो अब अगर जेएमएम में हिम्मत है तो आकर इसका काट करें। भारत के 56 इंच सीने वाले प्रधानमंत्री सर झुका के कह रहे, यस मेरे आका। हद कर दी मुख्यमंत्री जी ने। एक गरीब राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अब मुख्यमंत्री जी तो खुद सीना ठोक के कहते हैं ये गरीब गुरबों की सरकार है और गरीबों की प्राथमिकता यहाँ के स्थानीय आदिवासी मूलवासियों के उत्थान के लिए कहते हैं कि सरकार बनी है, आदिवासियों के आंसू को पोंछने का काम करेंगे वो कहते हैं। लेकिन देखिए, अब वो 100 करोड़ का शीश महल अपने लिए उन्होंने स्वीकृति दिला दी कैबिनेट से। यानी अरविंद केजरीवाल के भी घर के एस्टीमेट को पीछे छोड़ दिया। और ये घर कैसा होगा? जिसमें जकूजी है, स्विमिंग पूल है। आपने 2.5 करोड़ का गार्डन कभी सुना है? और 2 करोड़ का फव्वारा, ये तो मुझे लगता है देश का सबसे महंगा फव्वारा होगा। ये तमाम सुख सुविधा के साधन है। पर एक गरीब राज्य के मुख्यमंत्री, जहां की आम जनता आज भी मूलभूत समस्या जैसे कि रोजगार हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके लिए संघर्ष कर रही है, वहां वो 100 करोड़ के शीश महल में रहने जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी का ये शीश महल उसी तरीके की कहानी लिखेगा जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के भी राजनीतिक पड़ाव के अंतिम चैप्टर की शुरुआत उनके शीश महल से हुई थी। ये जो कैबिनेट का जो डिसीजन था इसके बारे में क्या कहेंगे? वो पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाया। देखिए, आपको कहते हैं ना चोर के दाढ़ी में तिनका, तो इसीलिए वो छिपाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। सामान्य तौर पर कैबिनेट सचिव जब भी कैबिनेट की ब्रीफिंग करते हैं तो उस दिन के जो महत्वपूर्ण एजेंडा पास हुए हैं उसकी ब्रीफिंग की जाती है। लेकिन ना तो उस दिन कोई दस्तावेज दिया गया। दस्तावेज देने से तो सारी चोरी पकड़ी जाती कि मुख्यमंत्री जी का 100 करोड़ का शीश महल का आवंटन पास कर दिया कैबिनेट ने, ना ही वर्बल ब्रीफिंग में बताया गया। तो ये सरकार कवर अप करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब तो कैट इज आउट ऑफ द बैग। हमने बता दिया 100 करोड़ का ये मुख्यमंत्री जी का एस्टिमेटेड है, रिवाइज एस्टिमेट के साथ। तो अब अगर जेएमएम में हिम्मत है तो आकर इसका काट करें और बताएं कि किस परिस्थिति में 100 करोड़ का बंगला मुख्यमंत्री जी अपने लिए बनाने जा रहे हैं। एलपीजी हुई है 60 रुपये पर सिलेंडर। देखिए, फ्री मार्केट इकोनॉमी की तो शुरुआत हमारे तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के समय ही हुई थी। सरकार तो पहले शॉक एब्जॉर्बर का काम करती थी। जो भी पेट्रोल या एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी होती थी सरकार उसको एब्जॉर्ब कर लेती थी। लेकिन उसके बाद जो इंटरनेशनल मार्केट रेट्स होते थे उसके हिसाब से ऑयल कंपनीज अपना निर्णय लेने लगी। ये परंपरा कांग्रेस के समय से शुरू हुई और ये अभी भी अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर यह तय होता है। तो अभी जिस तरीके से तनाव की हालत है उस समय एलपीजी की कीमतें बढ़ी हैं और हमें लगता है जैसे ही ये तनाव कम होगा कीमतें स्टेबलाइज करेंगी। पर ये जो भी कीमतें बढ़ती हैं मार्केट के हिसाब से वो कांग्रेस की देन है। ट्रंप ने कहा है कि वो देखिए, हम तो यही कहेंगे, भारत की यही हमेशा से अपनी नीति रही है कि जब दो देश या दो देशों के समूह के बीच में युद्ध हो तो उसमें भारत शांति की मध्यस्थता करने की हर संभव कोशिश करता है। हमने अब पहले भी पेशकश की है कि कोई भी शांति के पहल में हमारी ज़रूरत हो तो हम हमेशा तैयार हैं। निर्दोष लोगों की जानें जाती हैं साहब युद्ध में, और युद्ध से किसी का लाभ नहीं होता। हम फिर से दोनों पक्षों से अपील करते हैं कि अब डिस्केलेट करना चाहिए और इसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ रहा है। खाड़ी के करीब आधा दर्जन से ज़्यादा देश इससे प्रभावित हो रहे हैं। ईरान प्रभावित हो रहा है, इजराइल प्रभावित हो रहा है। निर्दोष लोगों की जानें जो हैं वो पहली प्राथमिकता है कि वो नहीं जानी चाहिए। तो हम फिर से कह रहे हैं कि जितना जल्दी हो वार्ता के टेबल पर दोनों पक्षों को आना चाहिए और मध्यस्थता की आवश्यकता हो तो भारत हमेशा तैयार है। भारत ऐसे भी नॉन अलाइंग मूवमेंट का वो एक बड़ा सदस्य रहा है। अभिषेक बनर्जी ने जो लोग हैं टीएमसी से ताल्लुक रखने वाले उनका भी नाम सूची से हटा दिया गया है। देखिए, एसआईआर पर अब अभिषेक बनर्जी जो पश्चिम बंगाल के टीएमसी के राजकुमार हैं, अब अगर राजकुमार विरोध कर रहे हैं तो उनको ये बताना चाहिए कि क्या उनको सुप्रीम कोर्ट में अविश्वास है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश पर जो 80 लाख के आसपास डिस्क्रिपेंसीज देखी गई थी वोटर लिस्ट में, उन शिकायतों का निवारण करने के लिए जुडिशियल ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट हुआ था। क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को लग रहा था कि जो राज्य सरकार के अधिकारी हैं वो सरकार के टूल किट बन गए हैं, उनसे इम्पार्शियलिटी की उम्मीद नहीं हो सकती। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जुडिशियल ऑफिसर्स सारे कंप्लेंट्स का डिस्पोजल कर रहे हैं तो उसके बाद अभिषेक बनर्जी के द्वारा ये आपत्ति उठाना साफ दिखाता है कि हताशा, निराशा और आने वाले हार के कारण को छिपाने की कोशिश की जा रही है। टीएमसी के ही कल्याण बनर्जी हैं, उन्होंने कहा, उनका एलिगेशन है कि जैसा व्यवहार इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी से किया वैसा अगर मैं वहां रहता तो उनकी उंगली काट लेता।
देखिए, ये तो निशब्द करने वाला बयान है। एक सांसद जिसने संविधान के प्रति, देश के कानून के प्रति आस्था की शपथ ले रही है, वो तालिबानी जस्टिस की बात कर रहा है। वो इस्लामिक और शरीयत लॉ से क्या देश चलता है? ये भूल जाइए आप साहब, पाकिस्तान में नहीं है। यहाँ देश का संविधान, देश का कानून सर्वोपरि है। और पश्चिम बंगाल सरकार को शर्म आनी चाहिए कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कोई उंगलियां काटने की बात कर रहा है, इलेक्शन कमीशन पर प्रहार कर रहा है और हिंसा की बात कर रहा है। उस पर अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ। सरकारें आती जाती रहती हैं, हमें हमारी सरकार आने दीजिए। ये अभिषेक, माफ कीजिएगा, ये बनर्जी जो टीएमसी के सांसद हैं, ये जेल की सलाखों के पीछे दिखेंगे और इनको कठोरतम सजा दिलाने का प्रयास होगा। आप किस तरीके से साहब उंगलियां काटने की बात कर रहे हैं? क्या यहाँ इस्लाम है, इस्लामिक देश है हमारा देश? ये भूल जाते हैं तुष्टीकरण की राजनीति में, मुसलमानों को खुश करने में, कि देश जो है वो संविधान से चलता है, शरीयत कानून से नहीं। राहुल गांधी ने कहा आरएसएस के एजेंडे पर चल रहा है। देखिए, देश का जो भी हायर एजुकेशन है वो हमारी देश की सरकार बनाती है और आरएसएस हमारा मातृ संगठन है, उसका कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता। पर राहुल गांधी को ये बताना चाहिए कि इतिहास की पुस्तकों में लंबे समय तक ये क्यों पढ़ाया जाता रहा, जब कांग्रेस शासन में थी, कि अकबर महान था और उनसे लड़ने वाले जो थे हमारे योद्धा वो महान नहीं थे साहब। ये किस तरीके की डिस्क्रिपेंसी होती है? महाराणा प्रताप को इन्होंने 2 पैराग्राफ में निपटा दिया था एनसीईआरटी की किताब में, और अकबर महान के ऊपर एक पूरा चैप्टर था, जबकि सबसे ज्यादा आतंक और सबसे ज्यादा पर्याय उस समय हुआ था। टीपू सुल्तान को स्वतंत्रता संग्राम का महानायक बताती थी कांग्रेस के समय की सरकारें, जबकि वो हिंदुओं और क्रिश्चियनों का कत्लेआम कराने वाला एक अपराधी था। तो जिस तरीके से एक आक्रांता, जाजिया टैक्स लगाने वाले औरंगजेब के ऊपर दिल्ली के लुटियंस दिल्ली की एक सड़क थी, तो आप सोच सकते हैं कि इन्होंने इतिहास को किस तरीके से विकृत रूप देकर पेश किया था। और साहब, पहला स्वतंत्रता संग्राम था, इसको इन्होंने सैनिक विद्रोह का नाम दे दिया था। 1857 की क्रांति का विद्रोह देश का स्वतंत्रता संग्राम था साहब, विद्रोह कैसे हो गया? तो ये हिस्टोरिक गलतियों को तो हम ठीक करेंगे ही ना। राहुल गांधी ने कहा है कि उसके लिए कहा है कि हम उसके लिए अनप्लेजेंट है, मतलब पॉलिटिक्स के लिए हम अनसुटेबल हैं। नहीं, राहुल गांधी सब चीज़ के लिए अनसुटेबल है। किस चीज़ के लिए सुटेबल है जरा वो बता दें। क्या उन्होंने किसी भी तरीके से अपनी पार्टी के लिए कुछ बेटर काम किया है? इतने दिनों से वो लगातार लॉन्च होते रहे, हमेशा फेल होते रहे हैं। राहुल गांधी क्या देश के लिए एक सच्चे देशभक्त के रूप में रहे? नहीं साहब, राहुल गांधी आदतन झूठे हैं। सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग चुकी है, जब चौकीदार चोर है कह दिया था सुप्रीम कोर्ट को कोट करके। सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग चुकी है, एक और झूठ बोला था कि चीन भारत की सीमा के 100 किलोमीटर भीतर आया है, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नेता प्रतिपक्ष को इतने घटिया बयान नहीं देने चाहिए। तो राहुल गांधी तो हर एक स्टेज पे फेलियर है। एक सच्चे नागरिक कहाँ है साहब? वो तो आदतन झूठ बोलने वाले एक फेल्ड पॉलिटिशियन है, जो 56-57 वर्ष की आयु में भी खुद को युवा नेता कहते हैं। जिस तरह से 30 दिनों की मोहलत दी है तेल वाले मामले में रसिया से परचेज करने, उसको लेकर खड़गे ने कहा है कि ये देश नहीं झुकने देंगे, तो मोदी ने कहा था, उसका एक तरह से मजाक है। देखिए, देश कभी नहीं झुका है। नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति कर रहा है। हम अपनी नीतियां खुद तय करते हैं, और हमारे ऑयल मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने ये स्पष्ट कर दिया था कि भारत की जो तेल की ज़रूरतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और हमने अलग अलग स्रोत बनाकर रखे हैं। अलग अलग देशों से हमारे यहाँ तेल आता है, तो ये तो हमने कभी स्रोत को बंद नहीं किया। हाँ, 10 लाख जो बैरल है वो अभी भी हम लगातार रशिया से खरीद रहे हैं। तो किसी के प्रेशर पे या किसी के कहने ना कहने से कुछ नहीं होता साहब। भारत अपने एनर्जी नीड्स के लिए सामरिक दृष्टि से या आर्थिक दृष्टि से जो उचित निर्णय होता है वो हमेशा लेता है। हम किसी दूसरे देश के दबाव में कार्य नहीं करते। मुख्यमंत्री का आवास 100 करोड़ में झारखंड में बन रहा है। मुख्यमंत्री का आवास राज्य का आवास होता है, और भारतीय जनता पार्टी झारखंड के मुख्यमंत्री आवास पर जो प्रश्न खड़ा कर रही है, तो जरा रेखा गुप्ता जी के आवास पर भी प्रश्न खड़ा कर ले कि नए मुख्यमंत्री आवास में जब रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो 60 लाख रुपया से ऊपर सिर्फ रंग रोगन में खर्च हुआ है। मुख्यमंत्री आवास, दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में 5-5 गीजर लगे हैं, 5-5 कलर टीवी लगे हुए हैं, एसी 5-5 एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। तो रेखा गुप्ता जी घूम घूम करके एसी का ठंडी हवा ले रहे हैं क्या? तो राज्य का विकास
मुख्यमंत्री का आवास यह राज्य का एक प्रतीक चिन्ह होता है। इस राज्य में विधानसभा भी था, विधानसभा चल रहा था, विधानसभा के लिए पर्याप्त जगह भी थे। फिर रघुवर दास जी ने 450 करोड़ रुपया लगा करके क्यों विधानसभा तैयार करवाया? यह भी गरीब पिछड़ा राज्य है। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को यह समझ नहीं आई। तो चूंकि अब बेरोजगार हो गए हैं, एपेस्टीन फाइल में नाम आ गया, ट्रंप के आगे झुक गए, कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो अब क्या बोलेंगे? अब वो मुख्यमंत्री आवास पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास। प्रधानमंत्री जी घुटना टेक दिए। अब हम भारत अमेरिका की कठपुतली बन गया। भारत की डोर अमेरिका के हाथ में, डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में। अब डोनाल्ड ट्रंप का आदेश, रूस से 30 दिन तेल खरीदो। भारत के 56 इंच सीने वाले प्रधानमंत्री सर झुका के कह रहे, यस मेरे आका, तेल हम रूस से 30 दिन खरीदेंगे, फिर आपके आदेश पर बंद कर देंगे। क्योंकि यह सरकार जन विरोधी है। यह सरकार लगातार जन विरोधी कार्य कर रही है। और जो सरकार जन विरोधी है, इसलिए है कि जनादेश का अपमान करने वाली यह पार्टी है। उज्ज्वला योजना चालू किए थे देश के प्रधानमंत्री, ढिंढोरा पीटे थे, करोड़ों रुपया अपना चेहरा चमकाने के लिए पोस्टर और बैनर में लगाए थे। बताएं अब 60 रुपया घरेलू गैस की कीमतों में वृद्धि, योजना का क्या होगा? फिर से ये पाषाण युग में हिंदुस्तान की जनता को लाने वाले हैं। लकड़ी और कोयला पर अब फिर से घर चलेगा। गैस भराने का पैसा जनता के पास, मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवार के पास कहां से आएगा? 1200 रुपया, 1300 रुपया। प्रधानमंत्री जी 10 लाख का सूट जरूर पहनेंगे। प्रधानमंत्री जी 400-600 करोड़ का हवाई जहाज पे जरूर चलेंगे। लेकिन अब भूखे देश की जनता को मारने के लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रण कर लिया। राहुल गांधी ने कहा है कि पॉलिटिक्स उनके लिए अनप्लीजेंट और है जगह, और वो पॉलिटिक्स के लिए अनसुटेबल है। सच्चा व्यक्ति है राहुल जी। अब जो वर्तमान में देश की स्थिति, देश की राजनीतिक स्थिति पैदा हो गई है, उसमें ईमानदार व्यक्ति, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति, सच्चाई के साथ लड़ने वाला व्यक्ति के लिए राजनीति नहीं है। राजनीति है निशिकांत दुबे जैसे लोगों के लिए, कि वो अपने पुत्र से मामा कहाएंगे कि पापा कहाएंगे, इस पर संचय है। तो ऐसे लोग राजनीति में पनप रहे हैं, और सच्चा व्यक्ति, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को राजनीति में गाली दी जा रही है। तो जो सच व्यक्ति है, कहीं ना कहीं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसके लिए हकीकत में राजनीति नहीं है, जो इस देश की राजनीति को प्रधानमंत्री ने गर्त में गिरा दिया है। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि जो हायर एजुकेशन देश में है, उसमें आरएसएस की आइडियोलॉजी हावी है। यह तो साफ प्रतीत हो रहा है कि आरएसएस की आइडियोलॉजी एनसीईआरटी तक में आ गई है। अब कोर्ट तक एनसीईआरटी के किताबों में है। मतलब न्यायालय का भ्रष्टाचार पढ़ाया जा रहा है एनसीईआरटी में। गांधी के आइडियोलॉजी को खत्म करके अब गोडसे के आइडियोलॉजी को, कट्टरपंथी विचारधारा को अब किताबों में समाहित किया जा रहा है। तो एजुकेशन तो स्वाभाविक तौर पे इस देश का बर्बाद हो गया है। अब प्रधानमंत्री जी ने गिन गिन करके एक एक चीज को अपने सत्ता के स्वार्थ में इस देश से बर्बाद करने का काम किया है। टीएमसी के सांसद हैं कल्याण बनर्जी, उन्होंने कहा कि जो ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन से मिलने गई थी, उस समय इलेक्शन कमीशन ने जो उनके साथ व्यवहार किया, अगर वहां वो रहते तो उनकी उंगली काट लेते। आक्रोश है। और ये आजाद भारत में पहली बार चुनाव आयोग जैसे
संवैधानिक संस्था पर देश की जनता, देश के चुने हुए प्रतिनिधि आक्रोशित है। कहां जा रहा है यह देश का संविधान? स्वाभाविक तौर पे एक मुख्यमंत्री जो एक राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है, अगर उसके साथ चुनाव आयोग जिस प्रकार का व्यवहार कर रही है, तो कहीं ना कहीं यह तो लोकतंत्र के लिए खतरा है और देश का संविधान को पूरी तरह तार तार करके रख दिया है। तो स्वाभाविक तौर पे यह आक्रोश है और ये आक्रोश और पनपेगा, और जब आक्रोश पनपेगा तो मुश्किल होगी चुनाव आयोग को भी और केंद्र की सरकार को भी उस आक्रोश को संभालना। आपकी पार्टी के अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उन्होंने कहा है, मतलब एक तरह से मजाक उड़ाया है, ये जो देश नहीं झुकने दूंगा। हाँ, ये तो हास्यास्पद है। प्रधानमंत्री जी गर्व के साथ माइक पर कहते हैं कि हम देश नहीं झुकने देंगे। आप पूरे देश को समर्पित कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के आगे, झुक गए, कॉम्प्रोमाइज कर लिया, नतमस्तक हो गए। और इससे भी कोई बड़ा चीज नहीं है जिस पर प्रतिक्रिया दी जा सकती है। जो शब्द कहां है वो 56 इंची नतमस्तक होने वाले? 56 इंची का सीना क्या हो गया? सिकुड़ गया। इसलिए सिकुड़ गया कि आपकी करनी है, आपकी फाइल डोनाल्ड ट्रंप ने दबा के रखी है। आप जो ऐशो आराम के लिए इस देश का प्रधानमंत्री बने थे, वो ऐशो आराम की फाइल डोनाल्ड ट्रंप के पास है और वो फाइल खुले नहीं। भारत की सरजमी पे आकर के उसका विदेश मंत्री भारत को धमकी दे रहा है और देश के प्रधानमंत्री खामोश हैं और चुनावी रैलियां में विपक्ष को गाली बक रहे हैं, कट्टा मंगलसूत्र जैसे शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, सीना चौड़ा कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के आगे उनका सीना सिकुड़ करके 6 इंची का हो जा रहा है। कहां लेके जा रहे हैं इस देश को? देश झुकने नहीं देंगे। आप खुद झुक गए हैं। भारत जैसे गणराज्य का प्रधानमंत्री एक विदेशी राष्ट्रपति के आगे झुक जाए, इससे बड़ा कोई शर्म है? भारत की 140 करोड़ आवाम के स्वाभिमान को आपने झुका दिया है और यह ठीक नहीं है भारत के लिए। प्रधानमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना होगा। वक्त आ गया है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।